मित्रों, चाहे कोई रोगी हो चाहे निरोगी हो, ये वीडियो सभी के लिए अत्यंत लाभप्रद साबित होगा। अतः मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अवश्य देखें। ये 15 बिंदुओं वाला वीडियो एक नज़र में तो ऐसा प्रतीत होगा कि शायद बार बार उन्हीं बिंदुओं को दोहराया जा रहा है, और इसमें काफ़ी कुछ सत्य भी है। जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो लोग अपकबाहार, न्यू डाइट सिस्टम या कि प्रकृति में विशेष लगाव रखते हैं, समझते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो अत्यंत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो मित्रों, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि निरोगी काया के लिए अपकबाहार और अपकबाहार की भी अल्प से अल्प मात्रा सेवन करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मित्रों, साथ ही साथ इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता कि अपकबाहार की भोजनचर्या को लोग सरलतापूर्वक ज़्यादा समय तक जारी नहीं रख पाते हैं, बल्कि अपकबाहार के दौरान बीच बीच में फिसलकर वही पुराने रोगिष्ट खानपान पर पहुंच जाते हैं। अतः आज के इस वीडियो में हमने इस बात पर जोर दिया है कि उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपकबाहार की शुरुआत किस प्रकार से की जाए ताकि कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और साधना को बीच बीच में ही छोड़कर बार बार रसातल में भी न गिरना पड़े। आइए आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम हमें इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अतः जो व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखते हुए चलता है, वही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलता है। प्रकृति के साथ खिलाफत करते हुए आप प्रकृति में ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसने दिन के 24 घंटे को संवार लिया, समझो उसने अपना पूरा जीवन संवार लिया। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रकार प्रकृति के पंच तत्वों की शुरुआत एकदम हल्के तत्व यानी आकाश तत्व से होती है और अंत में सर्वाधिक भारी तत्व यानी पृथ्वी तत्व आता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी दिनचर्या की शुरुआत नित्य सूर्योदय के आसपास प्रातः जागरण के बाद 6 से 8 घंटे का निर्जला रखते हुए करना चाहिए। वह दिन का अंत सूर्यास्त के पूर्व अथवा सूर्यास्त के आसपास भारी भोजन करते हुए करना चाहिए। इसी को प्रकृति के साथ तालमेल कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, जिस प्रकार आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के बीच में क्रमवार वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व आते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी निर्जला के बाद क्रमशः हरी पत्ती वाली अपक्व सागपात, फल एवं अपक्व हरी सब्जियों का सेवन करते हुए इन तत्वों को उसी क्रम में ग्रहण करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हरे पत्तों का ग्रीन जूस सफाई कारक होता है। वह आहार में यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। फलों से अग्नि तत्व की आपूर्ति होती है, जबकि गैर पत्तेदार अपक्व हरी सब्जियों से शरीर में जल तत्व की पूर्ति होती है। जहाँ तक भारी भोजन का सवाल है, तो भारी भोजन चाहे आग पर पका हुआ हो या फिर भारी भोजन अपक्व ही क्यों ना हो, लेकिन सत्य यही है कि किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन को ग्रहण करने का समय दिन के अंत में सूर्यास्त के आसपास ही होता है, इसके अलावा अन्यत्र नहीं। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति एवं मनुष्य के शरीर का कंपोजिशन एक समान होता है। दोनों में ही 7 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल एंड एयर। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एवं फैट्स भारी होते हैं। इनके बाद वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एवं एयर का नंबर आता है, जो कि शनैः शनैः हल्के होते चले जाते हैं। इन प्राकृतिक आहारों को प्राकृतिक रूप से पककर तैयार होने के बाद अगर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त तापमान पर पका कर सेवन किया जाए तो फिर ये अपकबाहार भी
मृत एवं गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में आ जाते हैं, चाहे फिर आप उन्हें दोबारा सूर्य की अतिरिक्त धूप देकर ही क्यों ना पका रहे हों। पॉइंट नंबर 6, एक थंब रूल सदैव अपने जहन में रखें कि चाहे आप किसी भी प्रकार का उपवास, स्वयं प्रयोग, उपचार, अपग्व अथवा पग्व आहार आदि ही क्यों ना करें, बस इतना ध्यान रखें कि हमें किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती एवं अति नहीं करना है। यानी साधना के आरंभ में अगर आप दिन में किसी भी समय में बिना गरिष्ठ भोजन के सेवन किए नहीं रह पाते हैं तो इतना भर ध्यान रखें कि जिस वक्त भी आप आग पर पका हुआ भोजन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं तब उसके साथ हरी सब्जी, सलाद एवं हरी चटनी आदि हल्के आहार की मात्रा गरिष्ठ भोजन की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे शनै शनै साधना को आत्मसात करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कुल मिलाकर बात यह समझ में आवे कि आप NDS के मुताबिक शाम को पका भोजन करते हैं अथवा दिन के अन्यत्र समय में एक बार गरिष्ठ भोजन करते हैं अथवा दिन में 2, 4, 6 बार नाश्ता, भोजन आदि करते हैं। तो पहला थंब रूल यह है कि जब आपको प्रबल भूख लग रही हो तभी कुछ ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कुछ भी सेवन करें उतनी ही मात्रा का सेवन करें ताकि सेवन करने के तुरंत बाद भी शरीर के अंदर भोजन की लालसा बनी रहे, हल्की सी भूख बनी रहे, अर्थात मांग की तुलना में आपूर्ति थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ये दोनों बिंदु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पॉइंट नंबर 8, आइए अब इन मौलिक नियमों को कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जाए। जैसे शुरू में सपोज आपसे नहीं बनता कि आप दिन में एक वक्त के भोजन पर ही रह पा रहे हैं अथवा आप अभी भी सुबह, दोपहर या शाम के समय नाश्ता, लंच, डिनर आदि को बंद नहीं कर पा रहे हैं अथवा अगर आप रोज़ाना सुबह सोकर उठने के बाद 6 से 8 घंटे बिना कुछ खाए पिए नहीं रह पा रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में आप हमारे द्वारा सुझाए गए मौलिक नियमों का अनुसरण कीजिए। यानी आरंभ में आप जब भी, जो भी, जिस समय भी भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने के पहले सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपको वाकई ज़बरदस्त भूख लग रही है अथवा नहीं। मसलन अगर जमकर भूख नहीं लग रही है तो भलाई इसी में है कि उस समय कुछ भी ग्रहण न करते हुए उस घड़ी को तब तक के लिए टाल दीजिए जब तक कि आपको जमकर भूख ना लग जाए। पॉइंट नंबर 9, दूसरा नियम यह है कि सपोज आपको जमकर भूख लग रही है व आपका स्वयं पर नियंत्रण भी नहीं है, तब तो फिर आपको वह भूख चाहे अल सुबह लग रही हो या फिर गहन रात्रि के समय, यानी जिस समय भी आपको अनियंत्रित भूख लग रही हो और उसे नियंत्रण कर पाना आपके वश में ना हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में बेशक आप उसी समय खा पी लीजिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, उस समय इतना भर ध्यान रखिए कि भोजन के साथ 3, 4 या 5 गुना सब्जी, सलाद और चटनी आदि का भी समावेश होवे। साथ ही इस बात का भी पूरा भान रहे कि भोजन की उतनी मात्रा का ही सेवन किया जाए जिससे कि अंदर थोड़ी भूख बरकरार रहे। बस इतना भर कीजिए, स्वास्थ्य का रुख रोगी से निरोगी की ओर होने लग जाएगा। अगर आप इतना भी ना कर सके तो निश्चित मानिए आप जिस पारंपरिक खान पान को इस समय एंजॉय कर रहे हैं वही मौज मस्ती एक न एक दिन आपके जीवन में नाना प्रकार के रोग, शोक और क्लेशों का कारण बनने वाली है। पॉइंट नंबर 10, मित्रों, नाना प्रकार की व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए आज देश दुनिया में लोग नाना प्रकार की नैसर्गिक विधाओं को अपना रहे हैं। अगर आपसे सहजतापूर्वक बन सकता है तो उसी नैसर्गिक भोजन शैली को आप जीवन भर भी जारी रख सकते हैं। मगर दोस्तों, सच्चाई यह है कि 1000 में से बामुश्किल 5-10 लोग ही ऐसे होते हैं जो ठीक होने के बाद भी इन नियमों का अक्षरशः पालन कर पाते हैं। शेष लोग स्वस्थ होने तक तो NDS की भोजन शैली को किसी तरह अपनाते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद अधिकांशतया लोग अपनी भोजन शैली में
जाने क्या क्या मिक्सिंग कर देते हैं। पॉइंट नंबर 11, कहने का आशय यह है कि स्वस्थ होने के बाद अगर आप उपचार काल की नैसर्गिक भोजन शैली को शेष जीवन काल में सहजतापूर्वक अपना सकें तो ही अपनाएं। मित्रों, अक्सर समस्या तब खड़ी होती है जब साधक गण अन्य लोगों की देखा सुनी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जोर जबरदस्ती पूर्वक सिर्फ रसाहार, अपक्वाहार, फलाहार, एकाहार या निर्जला उपवास पर लंबी अवधि तक रहने का कुत्सित प्रयास करते हैं। यही कारण है कि अपक्वाहार पर रहने वाले लोगों में ऐसे लोग बड़ी संख्या में होते हैं जो अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 12, मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि जिस नैसर्गिक दिनचर्या से आपके खतरनाक से खतरनाक रोग दूर हुए, उस नैसर्गिक दिनचर्या को अगर आप सहजतापूर्वक शेष जीवन में भी अपना सकते हैं तो किसने मना किया? अपनाइए ना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यथार्थ तो यही है कि अपक्वाहार, रसाहार आदि को ईमानदारी पूर्वक अक्षरशः पालन करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। अतः अगर आपसे नैसर्गिक भोजन शैली नहीं अपनाई जाती है तो इसे जोर जबरदस्ती पूर्वक मत कीजिए। यानी जब आप बीमार पड़ें तब उपवास, रसाहार, अपक्वाहार आदि विधाओं का अक्षरशः पालन कीजिए। इसके बाद शेष अवधि में जो भी भोजन शैली आप सहजतापूर्वक अपना सकें, उस भोजन में सब्जी सलाद की प्रचुर मात्रा का समावेश करते हुए उसको अपनाइए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं बनता तो इतना भर कीजिए, सब कुछ सरल और सुलभ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13, स्वस्थ होने के बाद जिन लोगों को अपक्व भोजन शैली पर रहने में कोई दिक्कत नहीं आती है, सहजतापूर्वक रहा जा सकता है, वे लोग बेशक अपक्वाहार, रसाहार, शाकाहार, फलाहार आदि पर ताउम्र रह सकते हैं। किसने मना किया? मगर हमने बताया ना कि ऐसे मजबूत व्रत पालकों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। अधिकांशतया लोग सिर्फ और सिर्फ अपक्वाहार, रसाहार, शाकाहार, फलाहार आदि खानपान पर नहीं रह पाते हैं। हम यही बात बार बार जोर देकर कह रहे हैं, ऐसे लोग सिर्फ इतना करें कि जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, कम से कम तब तक वे इन विधाओं का अच्छी तरह पालन करें। बस स्वस्थ होने के बाद 24 घंटे में जिस समय भी वे आग पर पका भोजन ग्रहण करें अथवा अपने भोजन में गेहूँ, चावल, दाल, अनाज या अन्य जो कुछ भी गरिष्ठ भोजन खाएं पिएं, उसके साथ में 4-5 गुना साग, सब्जी, सलाद आदि का समावेश कर लिया करें। और दूसरा काम यह करें कि गेहूं का प्रयोग कम से कम करें। गेहूं के स्थान पर यथासंभव रागी, ज्वार, बाजरा, कांगड़ी, किनुआ आदि ग्लूटेन फ्री अनाजों का समावेश किया जा सकता है। इसी प्रकार गेहूं के दलिए और चावल के स्थान पर मोरधन, बॉइल्ड राइस, जौ का दलिया आदि का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ तक इनकी मात्रा का सवाल है तो आप अभी तक गेहूं, चावल आदि की जितनी मात्रा का उपयोग करते चले आ रहे थे उससे 1/4 मात्रा का ही प्रयोग करें व इनके साथ में 3/4 भाग सब्जी, सलाद, हरी चटनी आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन करें। पॉइंट नंबर 14, मित्रों, सहजता और ज़बरदस्ती के मध्य अत्यंत महीन सीमा रेखा होती है। इस रेखा पर बारीकी से नज़र रखते हुए जितनी अवधि तक आप सहजतापूर्वक साधना कर सकें, सर्वप्रथम उतनी अवधि तक साधना करना चाहिए। सहजतापूर्वक साधना करने की अवधि खत्म होने के बाद उस स्टेज में भी यथाशक्ति सहन करते हुए कुछ और समय के लिए साधना की जा सकती है। मगर जैसे ही सहन शक्ति की हद पार होकर साधना जोर ज़बरदस्ती की ओर बढ़ने लग जाए, उस समय साधना को और आगे जारी न रखते हुए विधिवत तुरंत वापसी कर लेना चाहिए। इसी में भलाई है। मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित हमारे तमाम एक्सक्लूसिव वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के सभी लिंक्स सेल्फ क्योर नामक यूट्यूब चैनल में हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप इन सभी लिंक्स का पूर्ण रूपेण अवलोकन कर लेते हैं
तो आपकी अधिकांश समस्याओं का अधिकतम समाधान घर बैठे ही हो जाएगा। मित्रों, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह 15 बिंदु आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। इसी आशा और आत्मविश्वास के साथ मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव अब आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर ने अगर हमें और सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया तो हम निश्चित रूप से आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। प्रणाम, धन्यवाद, आभार।